नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसका चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां। तो आज हम कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय ईंट, मनके और अस्थियां चैप्टर से संबंधित टेस्ट सीरीज देखेंगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है एनसीईआरटी हिस्ट्री का, सिर्फ और सिर्फ 1499 का कंप्लीट कोर्स है। क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा कंप्लीट नोट्स, वन लाइनर सीरीज, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर और 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए या डिस्ट्रिक्ट पीजीटी हिस्ट्री के प्रति जो भी लोग गंभीर है, सीरियस है, पूरा नोट्स और वन लाइनर सीरीज और 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। इसकी फीस केवल 799 रखी गई है। ठीक है, ये जो 1499 का कोर्स है, इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक, और 799 वाले में आपको 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज और पूरा कंप्लीट नोट्स 11-12 हिस्ट्री का पूरा मिलेगा आप लोग को, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। इसकी फीस केवल 1499 799 रखी गई है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग गंभीर है, सीरियस है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। इस चैप्टर से संबंधित टेस्ट सीरीज है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार होने वाली है। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सही उत्तर आप लोगों को बताना है। 4 कथन दिया गया है, देख लीजिए। हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है? वस्तुओं की विशिष्ट शैली। ठीक है। दूसरा है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता और विशेष कालखंड से संबद्धता। तो यह तीनों जो कथन हैं, ये तीनों कथन सही हैं। संस्कृति के संदर्भ में संस्कृति जो होती है, वस्तुओं की विशिष्ट शैली को मिलाकर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता भी होती है और विशेष कालखंड से संबद्ध भी होता है। मतलब 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। तीनों बातें सही हैं, 1 2 3 मतलब विकल्प डी। जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। केवल 799 में आप लोग को बीपीएससी पीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए कक्षा 11-12 का पूरा एनसीईआरटी का नोट्स और सारी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। उपयुक्त तीनों ही विशेषताएं पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग का आधार है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में मोहरों, मनके, बाट और पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार आप लोग की टेस्ट सीरीज चल रही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। और देखिए, इसी तरह की सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी और नोट्स भी आप लोग को मिलेंगे, वन लाइनर सीरीज भी आप लोग को मिलेगी और सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को देने वाला हूं। और इसकी फीस केवल 799 रखी गई है। जो लोग सीरियस है, गंभीर है, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। ठीक है। हड़प्पा के काल के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सामान्यतया पुरातत्वविद सहमत हैं? हड़प्पा का काल निर्धारण की विधि क्या है जिस पर सभी पुरातत्वविद सहमत है? तो 2600 से 1900 बीसी के मध्य, विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। हड़प्पा काल का निर्धारण पुरातत्वविदों द्वारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी। कुल मिलाकर ये 2600 से 1900 बीसी तक इस हड़प्पा काल का निर्धारण माना जाता है। लेकिन इस सभ्यता या जो 2600 से 1900 जो तिथि दिया गया है, इस सभ्यता के उद्भव काल से पहले भी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में थी। इसे प्राक सैंधव सभ्यता कहते हैं। प्राक सैंधव या प्राक हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा काल से भी प्राचीन सभ्यता यहाँ पर थी, मतलब हड़प्पा काल का शुरुआती जीवन। ठीक है, तो
शुरुआती समय में इसे क्या कहा जाता है, आरंभिक हड़प्पा, और उसके बाद जो उत्तरवर्ती हड़प्पा काल का जो विस्तार है वो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 2600 से 1900 जो सभ्यता है यह हड़प्पा सभ्यता का उन्नति काल की अवस्था है, लेकिन 2600 BC से पहले भी शुरुआती हड़प्पा सभ्यता थी और 1900 के बाद भी परवर्ती हड़प्पा सभ्यता रही है। प्रश्न 3 देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। थार रेगिस्तान और गुजरात के क्षेत्र, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर की हड़प्पाई स्थल और सिंधु क्षेत्र से प्राप्त हड़प्पाई स्थल। ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र जो है यही आपका चोलिस्तान कहलाता है, यही आपका चोलिस्तान कहलाता है। मतलब थार जो रेगिस्तान है यह भारत और पाकिस्तान में दोनों विभाजित है, तो पाकिस्तान वाला जो थार का इलाका है उसे ही चोलिस्तान कहेंगे। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान में लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया जाता है। इसकी गिनती आरंभिक एवं विकसित हड़प्पा संस्कृति में की जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का भी और विकसित हड़प्पा सभ्यता का भी प्रमाण मिला है। यहाँ से 239 बस्तियां मिली हैं, 239 बस्तियां मिली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए कथनों को ही देख लेते हैं। यह 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में जो बाजरे के दाने हैं उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुजरात के हड़प्पाई स्थल से बाजरे के दाने मिले हैं। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस और सुअर आदि को पालते थे। तो देखिए दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। केवल 2, केवल 1 और 2, तो बिल्कुल केवल 1 और 2, क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल 100% सही है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से मिले हैं, अतः कथन 1 जो है आपका सही है। ठीक है, हड़प्पाई स्थल से प्राप्त जानवरों की हड्डियों में मवेशियां, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां मिली हैं। मतलब इन जानवरों की हड्डियां हड़प्पाई स्थलों से मिली हैं। पूरा प्राण विज्ञानियों एवं जीव प्रातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलते हैं कि ये सभी जानवर क्या थे? पालतू थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन सभी जानवरों को पालते थे। ठीक है, लेकिन उल्लेखनीय है कि जंगली प्रजातियों के जानवरों जैसे हिरन, बारह और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, परंतु अभी तक यह नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पा निवासी स्वयं इसका शिकार करते थे। तो ऐसा बात नहीं है कि इसका शिकार ही करते थे, ऐसा भी हो सकता था कि हड़प्पा वासी इसे पालते थे। ठीक है, तो पालतू जानवरों के भी साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 5 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों को आप आराम से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए, मोहरों पर वृषभ का रेखांकन, वृषभ मतलब बैल, मोहरों पर वृषभ का रेखांकन हुआ है और प्राप्त मृण मूर्तियां, मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्तियां, तो प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए हलों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो मोहरों पर वृषभ का अंकन मिला है और तथा मिट्टी के बैल की मूर्ति भी मिली है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, लोथल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? मिट्टी का हल आपका लोथल से नहीं मिला है, बनावली से मिला है। बनावली कहाँ है? बनावली आपका हरियाणा में हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, जहां से मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। तो ये बातें तो बिल्कुल गलत है। पहला वाला एकदम सही है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा देखिएगा, पुरातत्वविदों को कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो यह भी सही है। कौन सही है? 1 भी सही है और 3 सही है। 1 और 3 सही है, मतलब विकल्प सी। ठीक है, हड़प्पाई मोहरों और मृण मूर्तियों से इसके पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कि हड़प्पा वासी वृषभ से परिचित थे। ठीक है, पुरातत्वविद भी यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता रहा होगा, अतः कथन 1 क्या है? यह आपका सही है। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूपों की प्राप्ति कहाँ हुई है? मिट्टी के बने हल कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। बनावली से भी मिले हैं और चोलिस्तान से भी मिले हैं। चोलिस्तान के बारे में बताया हूँ कि थार रेगिस्तान का वह इलाका जो पाकिस्तान में है उसे चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगहों से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। अच्छा ये बताइए, मिट्टी के हल के खिलौने तो मिल जा रहे हैं, लेकिन हल क्यों नहीं मिल रहा है?
मैं आपको बता दूं, हल इसलिए नहीं मिल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए लोहे का हल नहीं था। हल तो अगर लोहे का नहीं था तो किस चीज का था? अरे भैया, हल जो था लकड़ी का बना हुआ था, हल जो था वह लकड़ी का बना हुआ था, लोहे का हल नहीं था। ठीक है, इसीलिए समय के काल चक्र में लकड़ी का हल सड़ और गल गया, केवल इसलिए नहीं पता चला है कुछ। ठीक है, लेकिन मिट्टी के खिलौने मिले हैं जो हल के आकार के हैं, इसका मतलब हल से लोग परिचित थे, हल का प्रयोग करते थे, लेकिन लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, जो समय के काल चक्र में लकड़ी का हल सड़ गल गया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, अगर लोहे का हल का प्रयोग करते तो लोहे के हल के प्रमाण मिल जाते। पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन से क्या मिला है? जुते हुए खेत से के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन आपका राजस्थान में है। ठीक है, जो हड़प्पा के आरंभिक स्तर से संबद्ध है। देखिए, मैं यहाँ पर यह भी आपको बता दूं, हड़प्पा का आरंभिक स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा जो है, कालीबंगा ये आपका हड़प्पा का आरंभिक स्थल है। हड़प्पा का आरंभिक स्थल है कालीबंगा, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा से मिला, कालीबंगा से मिला है। और यहाँ पर प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा मतलब वही आरंभिक, मतलब प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? थोड़ा क्रम इधर उधर हो गया है, तो क्रम पर ध्यान मत दीजिएगा। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति जो है वह किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? खेतड़ी, लोथल, कालीबंगा और बनावली। तो ये है खेतड़ी। खेतड़ी, खेतड़ी में गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति प्रचलित थी। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। व्याख्या, हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। तांबे के लिए कहाँ? खेतड़ी, और सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की सूचक हैं। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। तो खेतड़ी क्षेत्र से मिले हुए साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। इस संस्कृति के मृदभांड हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ठीक है, आज भी खेतड़ी जो है राजस्थान में है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो तांबा मंगाते थे, कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी से ही मंगाते थे। और खेतड़ी में क्षेत्र में ही पुरातत्वविदों को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। खेतड़ी में जो संस्कृति फैली हुई थी हड़प्पा संस्कृति, उसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न 5 देखिएगा। प्रश्न 5, यह 3 कथन दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, इसमें 3 कथन दिए गए हैं। तीनों कथनों को आप आराम से पढ़िए और बताइए यह किस सभ्यता के बारे में तीनों कथन है। सुत्कांगेडोर के बारे में है, लोथल के बारे में है, राखीगढ़ी के बारे में है, या मोहनजोदड़ो के बारे में है। यह किस सभ्यता की विशेषताएं बता रहा है। ठीक है, उपयुक्त विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित है। तो आइए हम भी देख लेते हैं। यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर है, दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन निचले इलाके में है। ठीक है, इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित किया गया है, जो नियोजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो भवन निर्माण जो किया गया है चबूतरों पर किया गया है और एक निश्चित क्षेत्र में किया गया है, जो नियोजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो ये बातें जो है, यह 3 विशेषताएं किस स्थल के बारे में बताई गई हैं? तो मोहनजोदड़ो के बारे में बताई गई हैं, मोहनजोदाड़ो के बारे में बताई गई हैं। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। उपयुक्त विशेषताएं मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं शहरी केंद्रों का विकास था। मोहनजोदड़ो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाई स्थल है। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाई स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसमें बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक भाग ऊंचा किंतु छोटा और दूसरा भाग नीचा किंतु बड़ा। ठीक है, इन्हें क्रमशः दुर्ग, देखिए छोटा वाला भाग जो था इसे दुर्ग कहा जाता था और यह ऊंचाई वाले स्थान पे था। यहाँ समाज के जो संभ्रांत लोग थे, जो हड़प्पा काल में संभ्रांत लोग थे, बड़े वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग थे, वह दुर्ग वाले हिस्से में रहते थे। और निचला जो नगर था वह निचला नगर, और दूसरा भाग जो था निचला नगर, ये पूर्वी हिस्से में था, ये बड़ा था, इसमें सामान्य जनता वास करती थी। इसमें एक बार चबूतरों को यथास्थान पर बनाने के बाद शहर के भवनों का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया था। तो भवन निर्माण में भट्टी में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, जो भवन निर्माण में जो ईंटें थी वह किस अनुपात में थी? 4:2:1 के अनुपात में थी। ठीक है,
तो ये सब चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही है इसमें। हड़प्पाई शहरों में सड़कों और गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया था, ये तो सही है यार। दूसरा देखिएगा, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह है कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हड़प्पाई भवन की जो विशेषता यह होती थी कि अगर मुख्य द्वार से अगर कोई देख रहा है तो वह आंगन नहीं देख सकता था, ऐसा बनाया जाता था कि घर का आंगन मुख्य द्वार से न दिखे। और वास्तुकला भी यह कहती है कि घर का आंगन आपके मुख्य द्वार से नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, वास्तुकला का भी नियम है, शास्त्रों का भी यह नियम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि हड़प्पाई की मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था, ठीक है, आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था, तो ये बातें गलत हैं। ये बोल रहा है कि अवलोकन हो सकता था, तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, बी। व्याख्या देख लीजिएगा, हड़प्पाई शहरों में सड़कों और गलियों की ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अतः कथन 1 जो है आपका सही है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसमें कई एक आंगन केंद्रित भवन थे जिसके चारों ओर कमरे भी बने हुए थे, तो दूसरा भी आपका सही है। हड़प्पावासी एकांतता को बहुत महत्व देते थे जो उनकी भवन निर्माण पद्धति को भी परिलक्षित करती है। यहाँ भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, ठीक है, जो भूमि तल पर बनी दीवार होती थी उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन भी नहीं किया जा सकता था, तो यह उनकी वास्तुकला की विशेषताएं थी। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ABCD आप आराम से देख लें, इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था, यह तो बिल्कुल सही है, ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग होता था, ठीक है। हड़प्पाई स्थलों से मिले सौधान सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करते हैं, बिल्कुल, हड़प्पाई स्थलों में जो सौधान वाली परंपरा थी, मतलब जो लोगों को दफनाया जाता था वह सामाजिक भिन्नता का परिचायक था, क्योंकि वह लोग क्या परलोक में यकीन करते थे। जो धनी और समृद्ध लोगों की शव होता था, उनका जो सौधान होता था उसमें कीमती चीजें रखी जाती थी, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं थोड़ा गरीब तबके के लोग होते थे वह मिट्टी का या कुछ भी रख देते थे, ठीक है। तो सावधानों के साथ बहुत सारे आभूषण की प्राप्ति हुई थी, इस बात का संकेत है हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, यह भी बातें सही हैं। मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसी बात नहीं है कि अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे, जितनी आवश्यकता होती थी वही चीजें दफनाई जाती, वही चीजें मृतकों के साथ रखी जाती थी, बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीजें नहीं रखी जाती थी। लेकिन हाँ, यह सामाजिक भिन्नता का थोड़ा बहुत देखने को मिला है सावधान परंपरा के अनुसार, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का रिवाज नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में। मिस्र में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीजें रखते थे, तो डी जो है यही आपका सही नहीं है। देखिए व्याख्या देखिएगा, हड़प्पाई शोधानों में आभूषण तथा अन्य प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को दफनाने के संकेत मिलते हैं, परंतु समकालीन मिस्र की सभ्यता के सापेक्ष अगर उस मिस्र की सभ्यता से तुलना किया जाए तो, ठीक है, हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, अतः कथन डी जो है असत्य है। प्रश्न 8 देखिएगा, फेयांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? फेयांस का संबंध किससे है? मैं आपको बता दूं, रंग बिरंगे पत्थरों का चूड़, रंग बिरंगे जो भी पत्थर होते थे उनका चूड़, उनको पीस कर चूड़ बना लिया जाता था और फिर गोद में मिलाकर उनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी, उसको ही फेयांस कहते हैं। तो देखिए, बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, ठीक है, इससे आप मतलब कि रंग बिरंगे बालू या रंग बिरंगे पत्थर के चूड़ को गोद में मिलाकर उससे कोई चीजें बनाई जाती थी, उसे ही फेयांस कहते हैं, तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा, फेयांस क्या है? देखिए, घिसी हुई रेत अथवा बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फेयांस है। एवं छोटे पात्र हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासता की वस्तु मानी जाती रही होगी, क्योंकि संभवतः ये कीमतें थीं और उन्हें बनाना कठिन था।
ठीक है, ये कीमती थी और उनको बनाना कठिन था। उल्लेखनीय है कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसी वस्तुओं में केंद्रित मिलती थी। संभवतः सोना भी आज की तरह कीमती व दुर्लभ था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचय में मिले हैं। तो सोना भी उस समय दुर्लभ चीजें थी, यानी सोने से लोग परिचित थे, सोने की चीजें बनाई जाती थी, लेकिन उस समय सोना, उस समय मतलब इतना ज्यादा सोना का खनन नहीं हुआ था, सोना दुर्लभ चीजें थी इन लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए जितने गहने आभूषण ज्यादा मिले हैं, फियांस के मिले हैं या फिर बाकी धातुओं के मिले हैं, मिट्टी के आभूषण तक मिले हैं, सोने के आभूषण बहुत कम मिले हैं, क्योंकि वह दुर्लभ चीजें थी उन लोगों के लिए भी। जैसे आज है वैसे तब था। प्रश्न 9 देखिएगा, हड़प्पाई सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हड़प्पाई सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कॉर्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनकों के निर्माण के लिए किया जाता था। यह बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, कॉर्नेलियन जो था लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनके के निर्माण किया जाता था। तो मनके के निर्माण में कॉर्नेलियन पत्थर का प्रयोग होता था। हड़प्पाई स्थल चनुदड़ो शिल्प उत्पादन से संबद्ध था। हड़प्पाई स्थल जो चनुदड़ो था वह शिल्प उत्पादन से संबद्ध था। ये भी आपका सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा देखिएगा, सिलखड़ी का प्रयोग मनके और मुहर बनाने के लिए किया जाता था। यह भी आपका सही है, 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, तीनों बातें सही हैं, 100% सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कार्नेलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनके के निर्माण के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सिलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं और शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी प्रकार के प्रयोग मनके बनाने के लिए किया जाता था। ये मनके क्या होते थे भाई? मनके जो होते थे आभूषण होते थे, माला होते थे। माला, जिस तरह से माला पहना जाता है वैसा ही मन का मतलब माला था। ठीक है, और वह माला किससे बनाया जाता था? शंख से बनाया जाता था, फ्यांस से बनाया जाता था, पक्की मिट्टी से बनाया जाता था, तांबा, कांसा, स्फटिक आदि सभी चीजों से माला बनाया जाता था, गुहा जाता था उसको। उसी मनके को ही माला, मतलब माले का ही मनका कहा जाता है। चनुदड़ो शिल्प उत्पादन में संलग्न हड़प्पाई स्थल था। चनुदड़ो में शिल्प उत्पादन का केंद्र था चनुदड़ो, जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में था, सिंधु नदी के किनारे था। तो यहाँ पर शिल्प उत्पादन का केंद्र था, मतलब यहाँ पर चीजें बनाई जाती थी, शिल्प उत्पादन किया जाता था, मतलब मनके आदि बनाए जाते थे। ठीक है, तांबा से, कांसा से, सोना से, धातुओं से, पत्थरों से, मिट्टियों से मनके बनाए जाते थे, माले आदि बनाए जाते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं और पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण में मुख्य केंद्र थे? तो अभी हमने बताया है चनुदड़ो, एक तो चनुदड़ो का नाम हमने लिया ही है, तो चनुदड़ो तो था ही, इसके अलावा लेकिन चनुदड़ो आपका ऑप्शन में नहीं है, चनुदड़ो आपका ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना होगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं और पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण में प्रमुख केंद्र थे? शंख कहाँ मिलता है? शंख मिलता है समुद्र किनारे। तो समुद्र के किनारे यह 2 स्थल हैं जहां पर शंख निर्मित वस्तुओं का निर्माण होता था। तो वह है नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर आपका गुजरात में है, बालाकोट आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था? शंख निर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता था। विकल्प सी जो है आपका सही है। देखिए, नागेश्वर गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान में है, समुद्री बस्तियां थी। ये शंख से बनी वस्तुओं, जिसमें चूड़ियां, अब शंख से बनी वस्तुओं का उत्पादन होता था यहाँ पर, इन दोनों जगहों पर। और किन वस्तुओं का उत्पादन होता था, किन वस्तुओं को बनाया जाता था शंख से निर्मित? चूड़ियों को, करछियां, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित थी, के निर्माण विशिष्ट केंद्र थे। ठीक है, यहाँ से माल दूसरी वस्तुओं तक भी ले जाया जाता था। तो यहाँ से माल जो है दूसरी वस्तुओं तक भी ले जाया जाता था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, वैसे तो पहला यह आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और यह पहली टेस्ट सीरीज थी, ईंटें, मनके और अस्थियां। चैप्टर का नाम था ईंटें, मनके और अस्थियां, उससे संबंधित यह पहली टेस्ट सीरीज थी। एक और टेस्ट सीरीज दूंगा, उसके बाद यह आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मतलब हर चैप्टर जैसा अगर बड़ा है, अब यह आपका टेस्ट सीरीज काफी बड़ा हो जा रहा है, 24-25 मिनट का हो जा रहा है, इतने में लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे 2 पार्ट में ही हम खत्म करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग। और जिनको भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 799 रुपए का कोर्स है, और इसमें आप लोग को पूरा का पूरा मटेरियल 2500 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, और कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी लोग नोट्स लेना चाहते हैं कंप्लीट, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 799 रुपए का कोर्स है। धन्यवाद आप लोग को। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है।
धन्यवाद।